बीएससी थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सिलेबस हम डिटेल्स में तो ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम देख लेते हैं हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो अलजेब्रा में हम स्टार्ट करने वाले हैं इक्विवेलेंस रिलेशंस। इंट्रोडक्शन टू इंडियन एंशिएंट मैथमेटिक्स और मैथमेटिशियन के बारे में ऑलरेडी आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम इक्विवेलेंस रिलेशंस, पार्टीशंस, ये सब स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये जितनी भी ये आपकी यूनिट्स है उसमें से अगर आप इस यूनिट की बात करें, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट यूनिट है। मतलब इस यूनिट को पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी पिछली वाली भी जो यूनिट्स हैं वो आपको उसके बारे में नॉलेज होनी ज़रूरी है, ऐसा कोई इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एक अलग ही यूनिट होती है मैथमेटिक्स की। तो इसके वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। तो आप लोग चाहें तो ये वाला जो यूनिट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन से। तो रिलेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो बस इसी वजह से मैंने आपको स्टार्टिंग आपसे करवाई थी कि रिलेशन क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, आपको ऑलरेडी पता रहता है। तो हम आसानी से जो टॉपिक में है उसमें हम डाइव कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपका जो इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ने से पहले रिलेशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी ज़रूरी है, क्योंकि इक्विवेलेंस आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो उसमें 3 टर्म्स आपने यूज़ करे होंगे। फिलहाल वो जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के लिए यहाँ पे हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशंस इन अ सेट। देखिए, यहाँ पे रिलेशन तो आप ऑलरेडी आपको पता ही है कि अगर कोई भी सेट एक ए हो गया और एक ए क्रॉस बी हो गया, तो आर इसका अगर सबसेट है तो कोई भी इसका जो सबसेट होता है वो रिलेशन होता है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मान लीजिए ए इज इक्वल टू आपका 1, 2, 3, 4, 5 है, और बी इज इक्वल टू आपका से 2, 7 या ए कॉमा बी कह लीजिए। ठीक है, मान लीजिए आपने ये चीज़ बोली है। तो अब क्या होगा, अगर आप यहाँ एक आर बनाते हैं जो कि ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, कुछ भी बना लीजिए, 1, ए, 1, बी, 2, बी, 5, ए, ये बनाया आपने रिलेशन। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक रिलेशन हो गया, और ऑब्वियसली बात है किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी में सारे ऑर्डर पेयर आएंगे। अब पहली चीज़, कितने रिलेशन आप पॉसिबल बना सकते हैं? तो अगर हमने देखा है कि ए क्रॉस बी के सबसेट होते हैं, तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे? तो अगर ए में कितने एलिमेंट है, एम, बी में एन एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में टोटल कितने एलिमेंट होंगे, एम एन। अब जब एम एन कोई सेट ऐसा है जिसमें आपके एम एन एलिमेंट है, तो उसके कितने पावर सेट बन सकते हैं? पावर सेट मतलब सबसेट कितने बन सकते हैं उसके? पॉसिबल सबसेट होते हैं 2 रेज टू द पावर एम एन। यानी कि कितने नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं? 2 रेज टू द पावर एम एन, इतने रिलेशन बना सकते हैं। यानी कि अगर ए इतना है, बी इतना है, तो एम की वैल्यू यहाँ पे 5 हो गई, एन की वैल्यू 2 हो गई, तो 5 2 10। यानी कि टोटल कितने नंबर ऑफ रिलेशन बना सकते हैं आप? 2 रेज टू द पावर 10। तो उन्हीं 2 रेज टू द पावर 10 में से एक आपने ये उठा लिया है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका रिलेशन। अब इसी में अगर मैं आगे बढ़ूँ, जैसे कि डोमेन और रेंज क्या होगा किसी भी रिलेशन का, तो इसका जो डोमेन होता है, डोमेन आपको पता है हमेशा आगे वाले सेट के एलिमेंट डोमेन होते हैं, पीछे वाले सेट के जो एलिमेंट होते हैं उसे रेंज कहते हैं। तो डोमेन कौन से होंगे? डोमेन सिर्फ वो होंगे जो रिलेशन में आ रहे हैं आगे की तरफ। पूरा का पूरा ए डोमेन नहीं होगा, सिर्फ इसी आर से को आपको देखना है, और आपको देखना है 1 और 2 और 5 आ रहा है, तो ये इसका डोमेन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इसका रेंज देखेंगे, तो रेंज जो इसमें पीछे की तरफ एलिमेंट लिखे होते हैं, तो जो भी ये अलग अलग एलिमेंट होंगे वो आपका रेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें ए और बी आ रहा है, तो इसका डोमेन ये हो जाएगा और रेंज इसका ये हो जाएगा। इन्वर्स रिलेशन क्या होता है? इन्वर्स में बस इसे, अगर आर आपको ये है गिवन है, अगर आपको इसका देखिए फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस होता है, और वो क्या होता है हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। हम यहाँ पे सिर्फ रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो आर इन्वर्स कैसे निकालेंगे? आर इन्वर्स में बस इसी को उल्टा कर देते हैं। जैसे कि a,1 कर दीजिए, इसको b,1 कर दीजिए, इसको b,2 कर दीजिए, और इसे a,5 कर दीजिए। ये जो आर जो रिलेशन था वो ए से बी में था, तो आर इन्वर्स कहाँ से रिलेशन होगा? बी से ए में रिलेशन बनेगा। और वो रिलेशन कैसे बनेगा? इसी का जो सीक्वेंस है वो आपने इंटरचेंज कर दिया। तो इस तरीके से आपका ये इन्वर्स ऑफ रिलेशन आपका रेडी हो गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है, जो आपका यहाँ पे मेन चीज़ है, कि एक चीज़ यहाँ पे यूज़ हुई है जो आपको दिख रही होगी, रिलेशन इन अ सेट क्या होता है। ठीक है, रिलेशन तो समझ में आ गया, रिलेशन इन अ सेट का क्या मतलब है, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। तो अभी आप देख रहे हो रिलेशन किस में है, इसको हम कहते हैं आर। अगर सबसेट है यहाँ पे ए क्रॉस बी का, तो हम कहेंगे कि रिलेशन ऑफ ए, ठीक है, टू बी।
ठीक है, ये रिलेशन है आपका ए से बी में। लेकिन जब रिलेशन इन अ सेट का मतलब होता है ए क्रॉस बी नहीं होगा, ये दोनों सेट सेम होने चाहिए, यानी कि ए क्रॉस ए। तो हम इसको सीधे सीधे कह देते हैं, ऐसा ना लिख के कि आर रिलेशन है ए से ए में, हम ये कह देते हैं आर इज रिलेशन ऑन या इन सेट ए, सीधे सीधे ये कहते हैं। ठीक है, तो रिलेशन इन अ सेट का मतलब है उसका जो आगे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं उसके दोनों सेट ही आपके सेम होंगे। फॉर एग्जांपल आपने रिलेशन इन ए निकालना है आपको। ठीक है, जो ए है वो गिवन है आपको 1 2 3 4, 5। तो इसका मतलब ए क्रॉस ए के जितने भी सबसेट होंगे, ए क्रॉस ए के जितने भी सबसेट बनेंगे वो सारे ही रिलेशन होंगे। तो यहाँ पे इन्हीं में से कुछ एक ले लेते हैं, 1, 1, फिर आता है 2, 2, 3, 3 और से 4, 5। तो ये क्या हो गया, रिलेशन ऑन सेट ए या रिलेशन इन अ सेट ए। ओके, तो ये क्लियर हो गया कि रिलेशन इन अ सेट का क्या मतलब है। अब आते हैं आपके मेन टॉपिक पे, जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन इन अ सेट। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये तभी लगती हैं जब आपका रिलेशन जो है वो एक सेट पे हो। इन अ सेट का मतलब उसका जो ए क्रॉस ए होना चाहिए, दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होने चाहिए वो सेम ही सेट के होने चाहिए, तभी आप ये प्रॉपर्टीज़ आप इनकी डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो पहली चीज़ सबसे पहले देखे होंगे आपने, बट हम यहाँ पे ठीक से समझेंगे क्योंकि कई बार ये प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो कंफ्यूजिंग होती हैं, और ये कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। पीजीटी टीजीटी में कई बार पूछ लेता है कि इन चारों ऑप्शंस में कौन सा रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव पहले समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब पहली बात तो आर एक रिलेशन होगा, कहाँ से कहाँ होगा, ए क्रॉस से ए में होगा, क्योंकि एक सेट में ही होना चाहिए। और ये क्या होगा, इसका सबसेट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि रिलेशन है। अब इसको रिफ्लेक्सिव तब कहते हैं, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है जब वही चीज़ वापस रिफ्लेक्ट होके आती है। ठीक है, आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा, तो उसी तरीके से जैसे कि ये आपका कोई भी प्लेन है, यहाँ पे अगर कोई चीज़ आ रही है फिर लौट के इधर ही क्या हो गई, ये वापस लौट गई, तो रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है कि जब आर में आपका आगे का जो एलिमेंट है और पीछे का एलिमेंट है दोनों क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं, तो हम उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है, बट जो इसकी मेन पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि किसी भी रिलेशन आर को रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब कहा जाता है जब ए जो है वो आर में बिलोंग करेगा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी कि ए रिलेटेड होगा ए का फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तभी आप कहोगे कि वो रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, एग्जाम्पल से थ्रू समझते हैं। ए इज इक्वल टू आपका है 1 2, 3, 4। ओके, एक रिलेशन हमने R1 से डिनोट कर दिया, दूसरा रिलेशन हमने R2 से डिनोट कर दिया। पहला रिलेशन हमने ले लिया 1, 1, 1, से 3, 2, 2, 3, 3, 4, 4 और एक और ले लिया हमने 3, 4। ये आपका पहला रिलेशन हो गया। फिर हमने दूसरा रिलेशन ले लिया इसमें 1, 1, 2, 4, नेक्स्ट 3, 3, नेक्स्ट 4, 1 और नेक्स्ट 4, 4। मान लीजिए इतने एलिमेंट आ रहे हैं दूसरे रिलेशन में। अब आप क्विकली थोड़ी देर के लिए पॉज करिए वीडियो और थोड़ी देर के लिए सोच के बताइए कि इसमें से कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है इस सेट के लिए और कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, या फिर दोनों ही रिफ्लेक्सिव है या दोनों ही रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, जो भी केस है आपको ये थोड़ी देर के लिए पॉज करके खुद से एक बार गेस करने की कोशिश करिए। तो देखिए आप इसमें देख सकते हैं, आपको क्या बोला गया है, इसमें कौन से एलिमेंट है, 1। तो रिफ्लेक्सिव में हमें और कुछ नहीं देखना है, हमको ये देखना है कि क्या 1 1 से रिलेटेड है रिलेटेड, क्या 2 2 से रिलेटेड है 2 2 से रिलेटेड, 3 3 से रिलेटेड है 4 4 से रिलेटेड है। तो ये रिलेशन कैसा हो गया, आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब दूसरा जो एग्जांपल है 1 1 से रिलेटेड है ट्रू, 3 3 से रिलेटेड है ट्रू, 4 4 से रिलेटेड है ट्रू, लेकिन आपका सारे के सारे जितने भी पेयर बन रहे हैं रिफ्लेक्सिव वाले वो सब होने चाहिए, यानी कि 2, 2 इसमें नहीं बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन में, तो ये वाला रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये वाली लाइन कि किसी भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सब में नहीं लगती है, फॉर एवरी वाला जो केस है वो हर एक
प्रॉपर्टी में नहीं लगेगा, रिफ्लेक्सिव में लगता है लेकिन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि अगर आपका ए में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के लिए ए कॉमा ए जो होगा वो रिलेशन में बिलोंग करेगा, तभी वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो रिलेशन है उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा, एग्जाम्पल अगर हम देखें कि कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है नहीं होता, तो एक एग्जाम्पल ये तो हमने नंबर के थ्रू बना दिया, ठीक है। एक एग्जाम्पल अगर हम ऐसे ले लें कि जैसे डिवीज़र के हिसाब से ले लेते हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं कि n सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का सेट है, नेचुरल नंबर्स का सेट है, और आपका जो रिलेशन है वो डिफाइन है, यानी कि जो रूल है जिसके अकॉर्डिंग नेचुरल नंबर्स जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड हो सकते हैं, वो ये है कि x अगर रिलेटेड है y से, कब? जब x जो है वो डिवाइड करता है y को, ठीक है। तो अब बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? तो आप देख लीजिए, x डिवाइड करना चाहिए y को, तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है क्या कोई एलिमेंट नेचुरल नंबर्स में से मैं कुछ भी ले लूँ, 1 ले लूँ, 2, 3, 4, क्या वो खुद का डिवाइड करेगा? तो आपको पता है रैंडमली मैं कोई भी नंबर ले लूँ नेचुरल नंबर में, मान लीजिए 10 ले लिया, 10 क्या 10 को डिवाइड करता है? हाँ बिल्कुल करता है डिवाइड। तो इस वजह से 10 क्या होगा? खुद से रिलेटेड हो जाएगा, यानी कि इस रिलेशन में 10, 10 जो है वो बिलोंग करेगा। इसी तरीके से आप सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं ना कि a, बिलोंग करेगा आपका आर में फॉर एवरी मतलब n के हर एक एलिमेंट के लिए, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू n। तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो चुका है आपका, ठीक है। अब कौन सा ऐसा एग्जांपल है जिसमें वो रिफ्लेक्सिव नहीं बनता है? आप इसी नेचुरल नंबर्स के सेट में जो रिलेशन है वो ले लीजिए कि x रिलेटेड है y से इफ़ एंड ओनली इफ़ x इज़ लेस देन y, ठीक है। तो क्या ये खुद से रिलेटेड हो सकते हैं इसमें एलिमेंट? आप देख सकते हैं, आप इसमें से n में से फिर से 10 ले लीजिए, 10 और 10 क्या आपस में रिलेटेड होंगे? 10 और 10 को आपस में रिलेटेड होने के लिए 10 को 10 से छोटा होना चाहिए, तो क्या ये छोटा है? नहीं, कोई भी नंबर खुद से छोटा तो नहीं होता। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर में कोई भी नंबर आपस में रिलेटेड नहीं हो पाएंगे इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो ये वाला जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ओके। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट आते हैं आपका जिसे हम कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? तो सिमेट्रिक रिलेशन से भी आपको थोड़ा बहुत शब्द से उसका आप आइडिया लगा सकते हैं कि हम क्या बोलेंगे। सिमेट्रिक का मतलब होता है इक्वल, ठीक है। यानी कि अगर आप देखिए इसकी प्रॉपर्टीज ठीक से समझिएगा, अगर ए रिलेटेड है बी से, ठीक है, तो बी भी रिलेटेड होना चाहिए ए से, तभी आप इसको कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। क्लियर हो गया? यानी कि अगर आर में जो भी है, आर में आपके कुछ कुछ एलिमेंट आ रहे होंगे, मान लीजिए ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो सिमेट्रिक वो तभी होगा जब बी कॉमा ए भी बिलोंग करेगा आपका आर में, तभी वो आप उसको सिमेट्रिक कहेंगे। फिर से फॉर एवरी वाला सीन यहाँ पे नहीं है, आपको सिर्फ उससे मतलब है आर में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा और उसके करस्पॉन्डिंग का एलिमेंट बिलोंग करता है या नहीं करता। तो जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें कि इसी वाले में अगर हम देख लेते हैं, इसी एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं इस वाले में, इसमें तो दोनों ही रिफ्लेक्ट वो सिमेट्रिक नहीं है। जैसे कि इसमें देखिए आपको डिफरेंट वाले देखने हैं, सेम वाले तो मतलब ही नहीं ना, 1 1 से रिलेटेड है, 1 1 से रिलेटेड है तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। 1 3 से रिलेटेड है तो क्या इसमें 3, 1 भी बिलोंग कर रहा है? नहीं, तो ये आपका सीधे सीधे सिमेट्रिक नहीं होगा। इसी तरीके से 2, 4 बिलोंग कर रहा है तो क्या 4, 2 भी आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा, तो ये दोनों ही इसमें सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं दूसरा, यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4 और नेक्स्ट है आपका यहाँ पे रिलेशन जो हमने लिया है वो लिया है 1, 2, 3, 4, 2, 1, 3, 3। तो क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? तो देखिए 1, 2 बिलोंग कर रहा है तो 2, 1 भी होना चाहिए है, ठीक है। लेकिन 3, 4 है तो क्या 4, 3 भी बिलोंग कर रहा है? इसमें नहीं कर रहा, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। बट अगर मैं इसी को थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके बता दूँ, 1, 1, 4, 1, 1, 4, तो इसमें देखिए 4, 1 पढ़ रहा है तो 1, 4 भी पढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। हमें सारे कॉम्बिनेशन
रिलेशन से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ग्रुप जो भी आपने रिलेशन सेट लिया हुआ है उसमें देखना है कि क्या पढ़ रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग में उसका रिवर्स वाला एलिमेंट भी पढ़ना चाहिए, तो आप उसे सिमेट्रिक रिलेशन कह सकते हैं। अगर हम नॉर्मल, ये तो सेट के थ्रू हुआ, अगर हम एक एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि आपने कोई भी एक सेट ले लिया है, एल से डिनोट कर दिया है, जिसमें कि सेट ऑफ ऑल लाइंस आती हैं, जितनी भी आप लाइंस खींच सकते हो सारी लाइन इसमें आ रही हैं। अगर मैंने रिलेशन ऐसा डिफाइन कर दिया है कि कह सकते हैं पैरेलल, ठीक है, कि दो लाइनें आपस में रिलेटेड तब हैं जब वो आपस में क्या है, पैरेलल है। तो आप बताइए क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? देखिए, x अगर y के पैरेलल है तो y भी तो x के पैरेलल होता है, दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो ये रिलेशन कैसा रिलेशन हो गया आपका? सिमेट्रिक रिलेशन हो चुका है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक का मतलब हुआ कि वो सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए एक तरीके से, ठीक है, पर दोनों अलग अलग चीज़ होती है। नॉट सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो फिलहाल एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन देखते हैं। एंटी सिमेट्रिक ये कहता है कि a कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है R में, तो b कॉमा a और ये दोनों चीज़ें एक साथ तभी एग्जिस्ट करेंगी जब a और b क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। यानी कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि a कॉमा बी एंटी सिमेट्रिक हो गया ना, और b कॉमा a तभी एक साथ आ रहे हैं जब दोनों के दोनों बराबर हैं, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं सिमेट्री नहीं होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कैसे देखेंगे आप? इसका एक एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं इसके किसी एग्जांपल की, तो आप इसमें बात कर सकते हैं डिवाइड वाला रूल, ठीक है। जैसे डिवाइड वाला रूल अगर हम बात करें, डिवाइड वाले रूल की, n नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया और x रिलेटेड है y से, जब x क्या करता है? y को डिवाइड करता है। तो अब देखिए दोनों में अंतर देखिएगा, क्या ये रूल सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक के लिए क्या करना होता है कि अगर a रिलेटेड है b के, तो b को भी a से रिलेटेड होना चाहिए, तभी आप कहते हो सिमेट्रिक है। तो a अगर b से रिलेटेड है यानी कि a b को डिवाइड करेगा, तो क्या b भी a को डिवाइड करेगा? नहीं, ये तो नहीं करता। जैसे 2 आपको पता है 4 को डिवाइड करता है, तो क्या 4 भी 2 को डिवाइड करता है? नहीं, ये तो नहीं करता। यानी कि ये वाला जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन लगाएं, एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर x रिलेटेड है y से, y रिलेटेड है x के, ये दोनों अगर एक साथ होल्ड कर रहे हैं तो ये तभी हो सकता है जब x और y क्या हो? बराबर हो, ठीक है। जैसे कि आपने अभी देखा कि कोई भी नंबर, आपने कहा कि 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, 4 डिवाइड कर रहा है 2 को, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये 2 और 4 सेम चीज़ होती, यानी कि अगर a डिवाइड करता है b को और b डिवाइड करता है a को, तो ये तभी हो सकता है जब a और b आपस में बराबर हो। तो एंटी सिमेट्रिक यही चीज़ सिखाती है, यानी कि a रिलेटेड हो गया b से और b रिलेटेड हो गया a से, तो ये दोनों एक साथ कौन सी प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं? तभी पॉसिबल है जब a और b आपस में बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंटी सिमेट्रिक वाला। और लास्ट टॉपिक है आपका, लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। तो किसी भी रिलेशन को ट्रांजिटिव कहते हैं। ट्रांजिटिव मतलब संक्रामक कह सकते हैं हिंदी में। तो कैसा होता है कि अगर किसी भी रिलेशन में a और b रिलेटेड है और साथ में b और c रिलेटेड है, तो इनडायरेक्टली आपका a और c भी रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है, तभी आप उस रिलेशन को ट्रांजिटिव कहते हैं। या फिर ऐसे शॉर्ट में लिखिए, अगर किसी भी रिलेशन में a और b बिलोंग कर रहा है, साथ में b और c बिलोंग कर रहा है, तो आपको देखना चाहिए, ढूंढेंगे कि आप a और c भी बिलोंग कर रहा है R में कि नहीं। अगर वो बिलोंग करता है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, ओके। अब इसमें अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में a इज़ इक्वल टू हमने कह दिया 1 2 3 4 ये ले लिए, और एक r ले लेते हैं, ठीक है। r में हमने ले लिया 1, 1, 2, 2, 3 और देन 1, 3, ठीक है, बस इतना ही ले लिया। तो आप देखिए इसमें 1, 1 से तो हमें कोई मतलब है नहीं, ठीक है, चलो ठीक है, 1, 1 है, फिर 1,
2 है, तो ये हो गया ना, ये दोनों सेम सेम है, तो ट्रांजिटिव का मतलब 1, 2 भी बिलोंग करना चाहिए, तो पढ़ रहा है। इसी तरीके से देखिए 1, 2 है, 2, 3 है, यानी कि A, B है और B, C है, तो A, C है क्या, यानी कि 1, 3 बिलोंग कर रहा है क्या, हाँ बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही कॉम्बिनेशन पॉसिबल थे और कोई कॉम्बिनेशन इसमें बनेगा ही नहीं। तो ये रिलेशन कैसा रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो चुका है। ठीक है, बाकी हमें और किसी पेयर से मतलब नहीं है इसमें, सारे पेयर से मतलब सिर्फ और सिर्फ हमको रिफ्लेक्सिव में होता है कि इसमें जितने पॉसिबल पेयर इस तरह वाले बनेंगे वो सब होने चाहिए, बाकी में जैसा रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग हमको डेफिनेशन फिट करवानी होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसको हम कह सकते हैं लेस देन वाला। जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया और हमने कह दिया x और y तभी रिलेटेड है जब आपका x जो है वो y से छोटा है। तो ये लेस देन वाला रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है कि नहीं है देख लेते हैं। तो इस रिलेशन में आप देखिए, अगर 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, इसका मतलब 1 रिलेटेड हो गया 2 से, 2 रिलेटेड हो गया 3 से। तो आप देख सकते हैं 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, 1 छोटा हो गया 3 से, यानी कि क्या हो गया, 1 रिलेटेड हो गया 3 से, तो इनडायरेक्टली ये ट्रांजिटिव हो गया। तो इसी का मतलब क्या हुआ कि अगर A B से रिलेटेड होगा, B C से रिलेटेड होगा, तो इसका मतलब A लेस देन B, B लेस देन C, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो A लेस देन B लेस देन C, B को हटा लीजिए B से तो A लेस देन C, यानी कि A रिलेटेड हो गया C से। तो फिर से ये आपका ट्रांजिटिव वाला पोर्शन हो गया। तो ये वाला जो रिलेशन है ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो आई होप आपको ये जितने भी हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ रिलेशन इन अ सेट पढ़े हैं वो सब आपको क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है और उसके कई सारे एग्जांपल्स के बारे में हम